हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 13 के सब आर्टिकल के खंड 4 के बारे में। अनुच्छेद 13 के 4 के बारे में हम बात करेंगे। और अनुच्छेद 13 के 4 से पहले उसके पिछले उपखंड में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हमने पिछले वीडियो में दो तरीके की विधियों का जिक्र किया था। एक संविधान पूर्व मतलब संविधान के लागू होने से पूर्व की बनाई गई विधि, और दूसरा संविधान के लागू होने के पश्चात जो अस्तित्व में आई विधि थी। तो इसमें क्या है कि दोनों में आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है, चाहे संविधान के लागू होने के पूर्व की विधि हो, चाहे संविधान लागू होने के पश्चात की विधि हो। दोनों जहां तक संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, वहां तक वे शून्य रहेंगे, वहां तक वे ओवरलैप हो जाएंगी, आच्छादित हो जाएंगी। क्लियर। और इसके अलावा हमने बताया था पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण थ्योरी ऑफ सेपरेशन यह था कि जैसे अगर पार्लियामेंट द्वारा या कोई स्टेट लेजिस्लेचर है उसके द्वारा कोई विधि बनाई जाती और उस विधि का कोई एक खंड या उपखंड अगर फंडामेंटल राइट्स को इन्क्रोच करता है, इंक्रोचमेंट करता है, उल्लंघन करता है, तो पूरी विधि शून्य होने के बजाय वो उपखंड या खंड जो है उसका शून्य हो जाएगा। क्लियर। तो इसको बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। तो जब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 13 के ही तहत इनडायरेक्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर मिलती है, न्यायिक पुनर्विलोकन, अर्थात वो संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की समीक्षा कर सके। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे आती है कौन सी विधि, क्या संविधान संशोधन विधि इसमें शामिल है या नहीं। तो आइए इसको हम देखते हैं केसेस के माध्यम से। विभिन्न केसों में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो अलग अलग होता है ना, बदलता रहता है ना। एक दशक में 3-4 डिसीजन, मतलब एक ही सब्जेक्ट में अलग अलग डिसीजन, जस्ट अपोजिट डिसीजन, है ना। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हाल है। क्लियर। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि शामिल है या नहीं। अगर आप संविधान के अनुच्छेद 13(4) पढ़ेंगे पैराग्राफ से, तो उसमें यह उल्लिखित है कि विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। तो अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा, इसका मतलब जो संविधान संशोधन है वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है? नहीं। मतलब इसका मतलब देखना कि अगर संविधान संशोधन विधि शब्द में शामिल नहीं है, फिर भी मतलब इससे क्या है, अगर संविधान संशोधन विधि शब्द में शामिल नहीं है, इसका मतलब है कि संसद की संशोधन की असीमित शक्ति। तो इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि संशोधन मतलब कि संसद सॉवरेन हो गई, संप्रभु हो गई। इसका कदापि अर्थ यह नहीं है। अगर आधारभूत ढांचे में किसी तरीके का होता है, उल्लंघन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। क्लियर। तो आइए बात करते हैं, जैसा कि प्रथम जब संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, पहला संविधान संशोधन 1951 में, पहला संविधान संशोधन जब 1951 में हुआ था, और किसके लिए हुआ था? संपत्ति के अधिकारों में कटौती से संबंधित था। और इसी संशोधन द्वारा 31 क और 31 ख दो नए उपखंड जोड़े गए थे। 31 क और 31 ख संविधान में दो नए उपखंड जोड़े गए अनुच्छेद 31 में, 31 क और 31 ख। क्लियर। तो जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके बीच
इसी बात का टकरार चलता था और वो आज भी चलेगा। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि भाग 4 जो कि निदेशक तत्व है, नीति के निदेशक तत्व हैं, उसको लागू करने की जिम्मेदारी सरकार को है। और वहीं अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है मूल अधिकारों का संरक्षक और दूसरी तरफ सरकार है निदेशक तत्व को लागू करने की जिम्मेदारी। तो कहीं न कहीं मूल अधिकारों और निदेशक तत्व को के बीच टकराव देखने को मिलता है। क्योंकि जब हम 39B 39C की बात करेंगे, संपत्ति के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने की बात जब सरकार करती है, तो कहीं न कहीं वो जब हम देखें जब भारत आजाद हुआ था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, जमींदारी जो व्यवस्था लागू हुई थी उसके माध्यम से कुछ लोगों के पास बहुत सारी जमीनें इकट्ठा हो गई थी। क्लियर? अब उसको सरकार क्या करती थी, अगर उसे डिसेंट्रलाइज करे तो क्या होता था कि फंडामेंटल संपत्ति के अधिकार का, किसी नागरिक के संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता था। तो ऐसे में केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता। तो शंकरी प्रसाद बाद 1951 में पहले संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के सामने यह प्रश्न आया कि क्या विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। ठीक है? तो ऐसे में राइट मिल गया, असीमित पावर मिल गई किसको? संसद को, कि वह संविधान में कि किसी भाग में संशोधन कर सकती है और उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। क्लियर? लेकिन अगला देखिए गोलकनाथवाद 1967 इसमें कहा गया कि विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि भी शामिल है। मतलब गोलकनाथवाद में संसद की जो संशोधन की शक्ति थी उसको सीमित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब संविधान संशोधन विधि शब्द में शामिल है। अगर संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में कटौती की जाती है, मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया जाता है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू क्या किया जा सकता है। क्लियर? और गोलकनाथवाद में 17वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी, यह भी उसी से था, संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन था। क्लियर? तो लास्ट में हम देखें तो गोलकनाथ ने क्या किया था, 1967 में कहा कि विधि शब्द के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि शामिल है। अर्थात इन्होंने क्या किया, निदेशक तत्वों को के ऊपर मूल अधिकारों को प्रभावी कर दिया, निदेशक तत्वों के ऊपर मूल अधिकारों को प्रभावी बना दिया गोलकनाथवाद में। क्लियर? तो हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि शंकरी प्रसाद 1951 में आया, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में आया और 1951 में पहले संविधान संशोधन के थ्रू ही 31 क और 31 ख जोड़े गए। इसका बाद में जिक्र करेंगे कि 31 क और 31 ख क्या है। आइए उसके बाद देखते हैं कि जब गोलकनाथवाद के थ्रू संसद की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया तो 1971 में दो महत्वपूर्ण संशोधन हुए, एक 24वां और एक 25वां संविधान संशोधन। 24 द्वारा क्या किया गया, 24 द्वारा क्या कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी